नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं और मैं हूं अमित। हम हर दिन की तरह हाजिर हैं लेकर पत्रिका मंच। आज पत्रिका मंच में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं लेखिका एस भाग्यम शर्मा से। इनसे बात की मेरी सहयोगी राखी ने, जिन्होंने 65 साल की आयु में लेखन की शुरुआत की। कई पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियां प्रकाशित हुई हैं। भाग्यम तमिल के जाने माने लेखकों की कहानियों को भी हिंदी में अनुवाद करती हैं। कई मंचों पर एस भाग्यम शर्मा को सम्मानित भी किया जा चुका है। तो सीधा रुख करते हैं उनसे बातचीत की ओर। नमस्कार, पत्रिका टीवी की खास प्रोग्राम पत्रिका मंच में आप सभी का स्वागत है। आज पत्रिका मंच में जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, ये जानी मानी लेखिका है एस भाग्यम शर्मा। ये खुद तो लिखती ही हैं, साथ में इन्होंने तमिल के जाने माने जो लेखक है उनकी कहानियों का हिंदी में भी अनुवाद किया है। खास मुलाकात भाग्यम जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी में। लेखन की शुरुआत से हम बात करेंगे। लेखन की शुरुआत आपकी जो हुई वो कब और कैसे हुई? ऐसे था, दूरदर्शन के आकाशवाणी के लिए मैं लिखती रहती थी। मैं नौकरी में थी, सर्विस करती थी, उस समय लिखती थी। परंतु ऐसा कुछ पत्रिका वगैरह में लिखना, ऐसा कोई खास मैंने नहीं लिखा। रिटायरमेंट के बाद ही, जब मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, तो मैं बड़ा खालीपन महसूस करती थी। तभी मैंने लिखना शुरू किया। 65 साल के बाद ही लिखना शुरू किया। अच्छा, मतलब उससे पहले आपने नहीं सोचा था कि इस तरह से आपको लिखने का मैंने कभी सोचा नहीं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं सोचा। उसके बाद जब मैंने चेन्नई जाना हुआ, राजगोपाल जी की जो बच्चों की कहानियां थी वो मुझे पढ़ी तो बहुत अच्छी लगी। तो उसका सबसे पहले अनुवाद करके रखा था। छापने की तो कभी सोची भी नहीं थी। परंतु पत्रिका के जब मेला लगता था, पुस्तक मेला जी, तब राजस्थान पत्रिका का, उसमें मैं गई तो देख रही थी। तो पत्रिका के स्टॉल पर गई तो उन लोगों ने कहा कि आप तमिल से हैं, कोई लिखते हैं? मैंने कहा हाँ, मैंने लिख रखा है। तो बोले दीजिए। फिर उन्होंने ये बाल कथाएं सबसे पहले मेरी वहीं से पत्रिका से छपी जी। उन लोगों ने छापा, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत प्रेरणा मिली और वैसे लिख देती थी क्या। उसके बाद मुझे जो है बाल हंस, जितनी भी किताबें थी बच्चों की, सभी में मैं लिखने लगी और सब में छपने लगी। तो मुझे प्रोत्साहन मिला। उसके बाद मैं अपनी भी कहानियां लिखी और फिर अनुवाद भी करती। तो ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे लेखन शुरू करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं, जब हस्बैंड की डेथ हुई तो मुझे लगा कि अपने जो है कुछ है ही नहीं अपना, तो है ना। हम सर्विस करते हैं, औरतें, उसके बाद भी उनका अपना मकान या कुछ नहीं है। और बहुत सारी बातें जो पहले की थी वो सब याद आती गई मुझे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अकेलापन तो था ही। तो मुझे महसूस हुआ कि अपना कोई घर नहीं है। पहले पियर में थे तो पियर वालों के उसमें थे, और उसके बाद हस्बैंड के ससुराल में आए तो उन लोगों ने कहा ये हमारा घर है, तुम्हारे घर में कर लेना। अपनी खुद की पहचान जो थी वो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। हाँ जी। और उसके बाद मैंने सोचा अब तो ये हमारा घर है। देखा तो वहां पर बेटा कहता मेरा घर है। तो मैंने कहा हमारा तो कोई घर नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने लिखना शुरू किया जी। और मैं ऐसे लिख के, ऐसा छापने के लिए ऐसा नहीं लिखा हुआ था। कई पन्ने रोती गई, लिखती गई, लिखती गई। तो एक दिन पत्रिका से मुझे एक मिली तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने लिखा है तो आप मुझे दीजिए, मैं छापूं। तब उन्होंने उसको छापा। तब मुझे प्रोत्साहन और मिला। उसके बाद फिर मैंने रेसिपी और ये बच्चों का, फिर तो मैं लिखती ही गई। लेकिन कह सकते कहानी की जो आपकी लेखन की शुरुआत थी वो बच्चों की कहानियां लिखकर जी, बच्चों की कहानियां लिखी जी। पहली कहानी कौन सी मैम आपको याद हो जो आपने लिखी थी बच्चों के लिए? बच्चों की कहानी तो भाई याद नहीं है मुझे जी। पर इसी में बालहंस में ही छपा पहले जी, जी, जी। परंतु जो मैंने अपने उसके लिए अनुवाद करा था तो प्रोत्साहन भी मुझे पत्रिका वालों से ही मिला जी। उन्होंने कहा कि भाई हम तो अनुवाद छापते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी तमिल आती है, उसके पहले कभी सोचा नहीं। तो मैंने अनुवाद किया। तो एक आम का पेड़ सबसे पहले पत्रिका में छपा। ये आपकी कहानी थी जो आपने अनुवाद किया था। ये राइटर कौन थे? ये एक डॉक्टर थे जी। उन्होंने जो है अपना उपनाम रखा उन्होंने, माधवी। तो माधवी के नाम से मैंने सोचा कोई लेडी होगी। तो मैंने उनका अनुवाद करके दिया। तो उन्होंने कहा भाई इसकी तो परमिशन लेनी पड़ेगी। जब मैंने परमिशन के लिए मालूम किया
तो पता चला उनकी आवाज़ आई तो जेंट्स की थी। मैंने कहा ये क्या हुआ? तब वो बोले मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो शौकिया लिखता हूँ, मैं सर्जन हूँ। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तब मैंने फिर उन्होंने 2-3 किताबें भेजी। इस तरह से मुझे अब पूरे इंडिया में कहीं से, बेंगलोर से, वहाँ से, यहाँ से लेखिकाओं का जितने अनुवाद किए सब लोगों ने मुझे किताबें भेजी और मैंने बहुत सारे अनुवाद। मतलब आपको अनुवाद के लिए जो स्वीकृति मिलने की जो कई प्रवृत्ति की परेशानी आई या उस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ी, इजीली आपको वहां से अप्रूवल मिल गई कि आप मेरी कहानियों का अनुवाद। लोगों ने बहुत उससे कहा कि नहीं आप और भी लिखिए और लिखिए, हमारी ये किताबें हम बेचते हैं। तो उन्होंने किताबें भेजी और फिर मैं चेन्नई गई तो वही बड़े बड़े राइटर्स की मैंने किताबें खरीद के लाई जी। चूड़ामणि हैं, राजगोपालाचारी हैं और कल्कि हैं, फेमस राइटर्स थे। तो इन लोगों की लेके आई, फिर मैंने इनका अनुवाद किया। तो मैम अनुवाद में टाइम कितना कंज्यूम करना पड़ता है आपको? क्योंकि ट्रांसलेशन इतना, चलिए आपको तो तमिल आती है, नहीं इतना आसान तो नहीं है। कई बार एक शब्द पर अटक जाते हैं। हाँ जी। तो प्रॉपर शब्द मिलते भी नहीं है जी। तो कई बार मैं अपने रिश्तेदारों से फोन करके भी पूछती हूँ और कई बार ऐसा होता है आपने उसके लिए डिक्शनरी भी ले रखी है, उसमें भी नहीं मिलता है। तो ऐसे कई बार फोन चेन्नई करती हूँ, कभी भोपाल करती हूँ। अच्छा। ऐसे मालूम करती हूँ कि प्रॉपर वर्ड कौन सा है मिलेगा। फिर भी कितना समय एक कहानी को ट्रांसलेशन करने में आपको कितना समय लग जाता है? लगता है कितना समय आपको देना पड़ता है इसके लिए? कम से कम 3-4 दिन तो लग जाते हैं यदि कंटिन्यूसली हो। जी जी। नहीं तो फिर ज्यादा भी लगता है। फिर उसके बाद टाइप करो तब भी गलतियां होती है। टाइप भी मैं खुद ही करती हूँ, मैंने उस समय भी सीखा। 65 साल के बाद ही सब कुछ सीखा मैंने। कौन कौन से राइटर्स की कहानियां हैं जो आपने ट्रांसलेट की है हिंदी में? कहानियों के नाम या उनके उपन्यासों के नाम जो है दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी, मैंने ये सबसे पहले ये प्रतिनिधि दक्षिण की कहानियां हैं। तो इसमें जो है ये मैंने समर्पित भी किया था मेरी माँ को जी। मेरे हस्बैंड को समर्पण किया और मेरी माँ को भी, दोनों को ही मैंने किया जी। इसमें जो कहानियां हैं इसके तो ये डॉक्टर सेल्वराजन बताए ना, माधवी करके लिखते थे उनकी, और चूड़ामणि की कहानी थी जी। और राजम कृष्णन ये बहुत बड़ी लेखिका हैं और इनकी बड़ी इतनी बड़ी लेखिका, इनको इतने बड़े बड़े सम्मान मिले। इसके बावजूद जब पता नहीं इनके हस्बैंड बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत पैसे वाले, पता नहीं कैसे चेन्नई के सड़क पर एक दिन ये पैर टूटी हुई पड़ी मिली। अच्छा। और लोगों ने उनको उठा के हॉस्पिटल में रखा तो लोगों को देख के पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ी लेखिका है। पता नहीं इनके कहाँ गए, क्या गए, पैसे कहाँ गए, मकान कहाँ गया, पता नहीं। और फिर पैर तो ठीक हो गया, मेंटल हालत ठीक नहीं हुई। हाँ। और वे वहीं रही। अब थोड़े दिन पहले उनकी गुजर गई। जी। क्या तो बड़ी विकट समस्या है, इतनी बड़ी मतलब लेखिका और संपन्न, सब कुछ कहाँ गया। बच्चे तो नहीं थे उनके जी, तो कहाँ गया पता नहीं। इसी प्रकार एक सुब्रबालन एक है, उनकी इरा कृष्णन और जीपी चतुर्भुजन जी, और वंजा सुकुमारन ये भी बड़े लेखक हैं। और नंदन थे पी उषा शिवशंकरी, ये भी बहुत, उनको भी बड़ा सम्मान मिला हुआ है। और ये कन्नन, इरा कन्नन, इनमें से आपकी मुलाकात भी कभी इन लोगों से जो जिनके आप लिखती है, ट्रांसलेशन करती है, इनसे भी मुलाकात का भी अवसर आपको मिलता होगा? हाँ जी, मिला था। वैसे तो फोन पे बात हो जाती है पर मैं जब डॉक्टर सेल्वराजन जब है मैं चेन्नई गई थी तो वो बड़े खुश हुए। छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ये बातचीत का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।